गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 1 कर्ण का मित्र प्रेम नामक कविता को सस्वर वाचन करते हुए व कठिन शब्दों का निवारण करते हुए एक व्याख्या समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको इस कविता का समान परिचय देना चाहती हूँ। कर्ण का मित्र प्रेम नामक कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस कविता में इन्होंने जो कर्ण हैं उनका मित्र प्रेम अर्थात जो दुर्योधन से उनका मित्रता है उसके प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार वह अपनी मित्रता के लिए अपना सब कुछ व अपने आप को उनके लिए निछावर करने की बात भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। इस कविता का पहला पैराग्राफ है, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हे कृष्ण, कर्ण जो है वह कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप जरा यह भी सुनिए कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, यह आप अपने मन में मूल्यांकन कीजिए। धूलों में मैं था, मैं पड़ा हुआ, अर्थात मेरी कोई भी पूंछ नहीं थी, मुझे कोई भी जानता नहीं था, मैं धूल में पड़ा हुआ था, लेकिन किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, मैं किसके स्नेह से इस संसार में बड़ा हुआ हूँ, किसने मुझको सम्मान दिया। वह कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप ही बताएं कि मुझे सम्मान किसने दिया है। नृपता दे महिमावान किया और मुझे राज्य सौंप कर उन्होंने मुझे महिमावान अर्थात प्रतिष्ठित किया है। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे शरीर का एक एक जो रोम है वह उसका ऋणी है। किसका? दुर्योधन का। जानते सत्य यह सूर्य सोम, वो कहते हैं कि जो ये सत्यता है कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, यह सत्यता सूर्य और सोम का अर्थ है चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा भी जानते हैं। तन मन धन दुर्योधन का है, अर्थात मेरा जो यह शरीर है, मेरा जो मन है और मेरा जो भी धन है वह सभी दुर्योधन का है। यह जीवन दुर्योधन का है और मेरा जो ये जीवन है, ये संपूर्ण जीवन भी दुर्योधन का ही है। सुरपुर में भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। कर्ण भगवान कृष्ण कहते कि हे प्रभु, अगर मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो, मुझे स्वर्ग भी दिया जाए, तब भी मैं उससे नाता नहीं जोड़ूंगा, मैं स्वर्ग नहीं पाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मित्र दुर्योधन को कभी भी किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो कर्ण है वो भगवान कृष्ण से अपने मित्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की बात कहते हैं व उन्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला ना छोड़ने का प्रण बताते हुए उनसे अपनी बात कह रहे हैं। धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में यह पाठ जारी रखूंगी। Hello student, have a wonderful morning to one you all. I really welcome you on this video lecture. Student, this is the particular class for 7th subject to English literature and we start the chapter first and the chapter name is A Legend Veer Savarkar. A Legend Veer Savarkar. So let's start the chapter. The title of the chapter is A Legend Veer Savarkar. A legend means a great personality and the name of that great personality is Veer Savarkar. Let's read the chapter. Veer Savarkar was among 4 children. It means there were 4 children. He was one of them. उनमें से वो एक है. He lost his mother in a very early age. In starting of his age, at the early age, he lost his mother. He was one of the greatest. He was one of the
greatest. He was a great personality, greatest personality. He fought for the freedom of his country. He was a freedom fighter. So he was a freedom fighter. Veer Savarkar original name was Vinayak Damodar Savarkar. The original name was Veer Savarkar was Vinayak Damodar Savarkar. He was born on May 28, 1883 in the village of Bhagur near Nasik. So the date of his birth was May 28, 1883 and the place Nasik, and there was a place Bhagur near Nasik. It was the birthplace of him and the date of his birth was 28 May 1883. He was one among 4 children born to Damodar Savarkar and Radha Bai. He was one among 4 children born to Damodar Pant Savarkar. So his father's name was Damodar Pant Savarkar and Radha Bai. So student, what's the name of his father? Damodar Pant Savarkar, and Radha Bai was the name of his mother. Veer Savarkar had his initial education at the Shivaji College, Shivaji School, Nasik. So in Nasik there was a place where high school was situated, and the name of that school was Shivaji School. So student, Veer Savarkar, Legend Savarkar, got his early education, got his initial education in Nasik. He lost his mother when he was only 9. When he was only 9 years old, he lost his mother. Savarkar was a born rebel. Savarkar was a born rebel. It means he was a born aggressive. He wanted to take a revolt. It was the quality from his birth. It means this was the born quality of him. He organized a gang of kids. So because of his specific quality, because of his quality, he organized a gang. And the name of that gang was Banar Sena. The name of that gang was Banar Sena, and he organized that gang at the age of only 11. Let's proceed to a second para. During his high school days, Veer Savarkar used to organize Shivaji Utsav and Ganesh Utsav started by Bal Gangadhar Tilak, whom Savarkar considered as his guru. It means Bal Gangadhar was his guru. He was disciple of him, and when he was in high school, he organized Nasik. So Nasik was the place where Veer Savarkar was born, and near Nasik there was also a place that was the name of the Bhagur. Bhagur is the name of the village. And what is the date? 1883. He was born 1883, 28 May. He was one among 4 children born to Damodar Pant Savarkar and Radha Bai. So Damodar Pant Savarkar and Radha Bai, they both were the name of his parents. Damodar Pant Savarkar and Radha Bai. Veer Savarkar had his initial education at the Shivaji School, Nasik. So there was a school in Nasik, and the name of the school, Shivaji School. Initial education means early education. प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने शिवाजी स्कूल में ली. He lost his mother when he was only 9. When he was only 9 years old. जब वो सिर्फ 9 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था. Savarkar was born rebel. Rebel means होता है विद्रोही, aggressive. Born rebel यानी पैदाइशी वो एक विद्रोही थे. He organized a gang of kids, Banar Sena, when he was just 11. जब वो सिर्फ 11 years के थे, तो उन्होंने एक gang of kids यानी बच्चों का एक gang बनाया, और उस gang का नाम था Banar Sena. So student, in a very early age, he organized a gang, and the name of that gang was Banar Sena. So this is only for today, and the first para is completed. We will proceed the next para in next class. Thank you, and have a nice day to one you all.
Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। इस क्लास में बच्चों चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है प्राकृतिक संख्याएं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके माध्यम से हम वस्तुओं की गणना करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ऐसे ये, क्योंकि ये अनलिमिटेड अनगिनत संख्याएं हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाएं तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे दैट इज। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम 0 और जोड़ दें तो ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे और डॉट डॉट। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या डिफरेंस हो गया? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे की हो, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अगर संख्याओं के पहले 0 लगा दें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से, तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं ये 3 प्रकार की होती है। जैसे 0 मध्य का है और 0 के जो दाईं ओर लिखेंगे वो धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस तरीके से। और अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो -1, -2, -3 डॉट 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 इस तरफ को भी। तो पूर्णांक अब 3 हो गए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। तो पूर्णांक भी आप समझ गए। अब पूर्णांकों में ये चूंकि 2 प्रकार के हो गए या 3 प्रकार के हो गए, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और एक हो गया शून्य। अब आता है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं जैसे मान लीजिए हम किसी चीज के 2 पार्ट करते हैं, तो मान लीजिए एक सेब है ऐसे, और इसके अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो प्रत्येक पार्ट 1/2 हो गया। तो भिन्न संख्याएं ही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्याएं भी समझ गए और भिन्न संख्याएं भी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक भी समझ गए। यानी P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनमें ऊपर वाले को अंश P/Q का मतलब जैसे हम लिखते हैं 5/12 5/12। तो 5/12 में जो ऊपर का अंक है वो हो गया अंश और नीचे का जो अंक है वो हो गया हर। तो 5 अंश हो गया और 12 हर हो गया। तो अब इस प्रकार से आगे हम फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्याएं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। पहला नंबर है परिमेय संख्याओं के अंश बताइए, इसमें कई पार्ट हैं। इसमें है 5th पार्ट। 5 पार्ट में कोई एक या 2 हम बता दें आपको। जैसे पहले वाले पार्ट में है -11/9, फर्स्ट पार्ट में -11/9 में अंश केवल बताना है। माइनस अंश बराबर
अंश बराबर, ऊपर वाले अंक को अंश कहते हैं, -11। इसी प्रकार से मान लो थर्ड पार्ट बता रहे हम। थर्ड पार्ट में है -13 बटे -15, -13 तो अंश बराबर में अंश बराबर -13। तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आगे वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, केवल अंश बताना है। नंबर 2 में है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। निम्न संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखो। इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है 8/-4। फर्स्ट पार्ट में है 8/-4। इसको पूर्णांक के रूप में लिखना है तो हर का भाग अंश में देते हैं। पूर्णांक में लिखने के लिए हर का भाग अंश में दे दें तो 4 एकम 4, -1 और 4 दूनी 8 बराबर 2/-1। 1 का भाग 2 में देंगे तो -2 हो जाएगा। तो आंसर मिल गया। 8/-4 को का पूर्णांक रूप है -2। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है -11/1। -11/1। तो 1 से और 1 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हो गया -11, यानी पहला और दूसरा पार्ट हो गया। तो अब आप आगे वाले पार्ट कर सकते हैं, या एक और बता दें हम। इसका थर्ड पार्ट है -18/6। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है -18/6। तो हर का भाग अंश में देना रहता है। तो 6 का भाग अगर -18 में देंगे तो 6 एकम 6 और 6 तिरका 18 बराबर -3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हमने बता दिए। 2 पार्ट रह गए हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं। फिर लिखा है निम्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अंश, परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। अंश को धनात्मक बनाइए। तो इसमें भी 5 पार्ट हैं बच्चों। तो इसका पहला और लास्ट पार्ट, पहला और 5वां पार्ट में बताई दे रहा हूँ। तो पहला है -7/12। फर्स्ट पार्ट है -7/12 और लास्ट पार्ट है आपका -9/22। -9/22। तो अब पहले पार्ट में -7/12। -7/12 में हम क्या कर दें जिससे, तो -7/12 में अंश को धनात्मक करने के लिए हमको -1 से अगर हम दोनों में गुणा कर दें अंश बाहर में, क्योंकि जो चीज़ करेंगे वो अंश में करेंगे और हर दोनों में करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो -7 गुणा -1 बराबर प्लस का 7 हो गया। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, 7 का 1 से करेंगे तो 7 हो गया, और ये हो गया -12। तो अंश इसका धनात्मक हो गया।
इसी प्रकार से इसमें भी -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 9 माइनस से माइनस का गुणा किया प्लस हो गया और -22। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 तक बाकी आगे कर सकते हैं आप। तो इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। A very good morning, students. Myself Aarti Agre, geography teacher of Shivaji Group of Institution. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 ज्योग्राफी पार्ट 1 पर्यावरण को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बच्चों, हम बात करते हैं पर्यावरण। अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुएं जैसे मेघों, बादलों, कागज, कुर्सी, मित्र आदि को देखें जो आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, मेज, बादल, कुर्सी, मित्र। तो ये सब हमको क्या है बच्चों, चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आवरण। पर्यावरण को 2 शब्दों में बांटा गया है, परि प्लस आवरण। अर्थात परि मतलब होता है चारों ओर से, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। तो अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं जो हमको चारों ओर से घेरी हुई हैं, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण को उन प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्राणियों के जीवन की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। मतलब जिन वस्तुओं से प्राणियों का वृद्धि होती है, जिन वस्तुओं से प्राणियों का विकास होता है, उन सभी वस्तुओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण को सजीव और निर्जीव घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों, सजीव घटक क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु। निर्जीव घटक क्या होते हैं, जिनमें जीवन का अभाव होता है। तो पर्यावरण को सजीव और निर्जीव दोनों घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के परिवेश का निर्माण करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको पर्यावरण का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। पर्यावरण के वर्गीकरण में वातावरण में बच्चों 3 प्रकार के वातावरण आते हैं, भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में आपका क्या आता है, वातावरण, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड वातावरण। उसके बाद जैविक वातावरण में बच्चों आता है आपका वनस्पति, पशु और माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। उसके बाद आपका आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में आपका समाज, वाणिज्य और राजनीति आती है। तो बच्चों, आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि पर्यावरण फ्रेंच भाषा इन्वायरमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है आवरण। अर्थात पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। और पर्यावरण के वर्गीकरण को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में वातावरण, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। जैविक वातावरण में वनस्पति, पशु, माइक्रोफोबिया। और सांस्कृतिक पर्यावरण में आपका क्या आता है बच्चों, समाज, वाणिज्य और राजनीति। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। बच्चों, मैं आपको भौतिक पर्यावरण के बारे में बताने जा रही हूँ। पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने रोक रखा है। वायुमंडल
विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, जो पृथ्वी पर जीवन के रक्षा कवच का कार्य करता है। तो वायुमंडल हमको कैसे रक्षा करता है? वायु की परत है जो हमारी कैसे रक्षा करती है, जिस प्रकार छाता हमारी सूर्य की गर्मी से और वर्षा से रक्षा करता है, उसी प्रकार वायुमंडल हमारे पर्यावरण में कवच का काम करता है। तो रक्षा कवच का कार्य करता है और जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। वायुमंडल का 3/4 भाग से अधिक भाग क्या है, किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है बच्चों? 78.6%। मतलब 3/4 भाग वायुमंडल का नाइट्रोजन से बना हुआ है। और शेष में अधिकांश भाग किसका है? ऑक्सीजन का। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऑक्सीजन कितना भाग है? 21%। और 1% भाग है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। 1% भाग हमारा क्या हो गया? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। जल वाष्प ओजोन का मिश्रण है जो इस तरह के बादल और बारिश के रूप में महत्वपूर्ण मौसम सुविधाओं को बढ़ाता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि यही क्या कहते हैं, इस तंत्र के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु पर काफी प्रभाव पड़ता है। यही इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक ऊष्मन कहते हैं। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हरित गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहा जाता है। हरित गैस प्रभाव या वैश्विक ऊष्मन कहा जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारी किससे रक्षा करती हैं? पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने से रोकती हैं। जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, उनसे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है और पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाती हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज चैप्टर फर्स्ट यानी 1 पोषण का अध्ययन इस क्लास में करेंगे। तो पोषण किसे कहते हैं? पोषण हम सभी जीवित प्राणी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स या और तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि की भी ज़रूरत होती है। तो भोजन के प्रारंभिक तत्व पौधों और जंतुओं के लिए समान होते हैं। ये तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स आदि होते हैं। तो पौधों में पोषण को 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो पोषण के प्रकार, नंबर 1 स्वपोषण और नंबर 2 परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं? स्वपोषण का मतलब है वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। यानी एक बार फिर से, स्वपोषण, जो जंतु या वनस्पति अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो दोनों चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। स्वपोषण में जो पेड़ पौधे या जंतु या वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जिस माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे या सभी वनस्पतियां जितनी भी हैं, ये स्वपोषी होते हैं। यानी पेड़ पौधे किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब इसी प्रकार से परपोषण
वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जो जंतु स्वयं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वो परपोषी होते हैं, और जिस होस्ट से या जिस दाता से वो अपना पोषण लेते हैं उसके अनुसार उन्हें परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषण में जैसे प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। प्रकृति से इनको कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और प्लस जल, एरो पर्णहरित, पर्णहरित एवं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो भोजन बनाने में स्टार्च बनता है और जल निकलता है तथा ऑक्सीजन, स्टार्च यानी मंड और प्लस जल H2O और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस, इस क्रम में ऑक्सीजन गैस प्रचुर मात्रा में निकलती है। तो इस प्रकार से जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी इनको अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम और सूर्य का प्रकाश, यानी पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से ये स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं, तथा जल जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एनवायरनमेंट में मिला दिया जाता है और ऑक्सीजन गैस प्राणवायु के रूप में बाहर निकलती है। परपोषी, परपोषण में परपोषी पौधे, परपोषी पौधे जैसे बांद्रा या अमरबेल, सभी ने देखा होगा बांद्रा या अमरबेल। अमरबेल को अगर हम किसी हरे पेड़ पौधे पे डाल दें तो अमरबेल उसमें अपना हुक, उसके जाइलम और फ्लोएम यानी उसमें घुसेड़ देता है, जिससे जो स्टार्च या मंड बनता है उसको, उसका उपयोग पूरा कर लेता है और वो बड़ी तेजी से बढ़ता है और ये अपने होस्ट को कुछ दिनों बाद मार देता है, यानी वो पेड़ सूख जाता है और उसमें केवल अमरबेल ही दिखाई देती है। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों क्लास 7th में ये आपकी चैप्टर नंबर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की क्लास है। बच्चों हम सबको ये पता है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मुख्यतः 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट्स 2 होते हैं, कंप्यूटर 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम देख सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग कहलाता है। जिसे हम छू सकते हैं, वो फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के जिन्हें हम लोग छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे किस किस को हम लोग टच कर सकते हैं? आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड। सारे फिजिकल कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? फिजिकल पार्ट में आपका कंप्यूटर का जितना मैकेनिकल पोर्शन है, जितना इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है, जितना इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो सारा का सारा आपका हार्डवेयर में आता है। जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है,
ठीक है। फिर सारी आईसीज हैं, फ्लॉपी है आपकी, ये पेन ड्राइव है, ठीक। जितना भी इसमें इंटरनल पार्ट है आपका, ये सारा एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों पार्ट जो है वो हार्डवेयर के, वो सारे के सारे आपके, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं, वो सारे के सारे आपके पार्ट क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। क्लियर बच्चों? अब उसके बाद आता है आपका ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम लोगों को आज जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हमको सॉफ्टवेयर में ही पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम देख तो सकते हैं, ठीक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, पर हम उसको छू नहीं सकते। सपोज दैट आपका मॉनिटर एक हार्डवेयर है। मॉनिटर में जो भी, सपोज आपने कोई मूवी देख रहे हैं, या मान लीजिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर है या कुछ भी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्क्रीन से उसको टच कर पा रहे हो, आपको दिख तो रहा है, लेकिन हम उसको रियलिटी में उसको टच नहीं कर पा रहे, बस हम लोग उसको फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम देख तो सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर हम उसको छू नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। पर ये एक बहुत ही रफ डेफिनेशन है, एग्जैक्टली ये आपके एकदम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये होती नहीं है। सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे आपका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को जो हमें काम कराना है, हार्डवेयर जैसे प्रिंटर है, प्रिंटिंग के लिए, कीबोर्ड हमारा, हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, तो अगर हमने ए प्रेस किया, एल प्रेस किया, तो वो अल्फाबेट वैसे जैसे हम दे रहे हैं वैसे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो सारे काम हम लोगों को जो कराने होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कराने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो निर्देश होता है। कंप्यूटर जो है, जो भी हमारा ये काम कर रहा है, वो निर्देशों के, हम उसको कमांड देते हैं, हम उसको निर्देश देते हैं, और कंप्यूटर जो है उस पर कार्य करता है। तो ये जो निर्देश होते हैं यही आपके सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक निर्देश सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे क्या है? निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है, जो किसी विशेष कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक चीज हो गई कि ये आपका प्रोग्राम कहला रहा है। एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह जो है, जो एग्जैक्ट जो आपकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है वो यही है कि प्रोग्रामों का समूह जो है, प्रोग्रामों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है, विशेष कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये चीज सबको क्लियर हो गई कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? निर्देश ही होते हैं, और ये भी नहीं कि बहुत सारे निर्देशों का समूह ले लें, सिस्टमैटिक वे से, ठीक है, व्यवस्थित रूप से जो निर्देशों का समूह है, जो किसी विशेष, जैसे सपोज अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर को ऐड करना है, तो नंबर के ऐड करने में आप क्या करते हैं? कोई दो नंबर पहले लेते हैं, फिर उसके लिए ऐड करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा ना। तो बस ये चीज जो भी काम करेंगे वो सिस्टमैटिक वे से, एक मतलब निर्देशों का भी एक सिस्टम होगा, व्यवस्थित रूप होगा, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आपका आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को SW भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर तीसरा आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिटेल में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है आज के चैप्टर में, वो ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्रामों का समूह
जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने का, कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं उनके रख रखाव का, और कंप्यूटर में जो पार्ट है उनको व्यवस्थित रूप से उनसे कैसे काम कराना है, ये काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से जैसे MS वर्ड आपका हो गया, एक्सेल हो गया, डेटाबेस हो गया, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से आपका आएगा। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हैं, या आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार नहीं इनको कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लोग भाषा अनुवादक भी कहते हैं, लिंकर, लोडर एक्सेट्रा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कल हम लोग ये पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।